The following information pertains to Monday Limited ML. The balances of property plant equipment as on 1st January 2018. Assets ऑफिस बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट दी हुई है और इसमें कोई एक एसेट हो सकता है रिवर्शन मॉडल पर हो, कोई एक एसेट जो हो कॉस्ट मॉडल पर हो. तो प्रोबेबली ऑब्वियसली बिल्डिंग जो होगी वो रिवर्शन मॉडल पर होगी और इक्विपमेंट किस पर होगा, कॉस्ट मॉडल. अक्यूम्ड डेप्शन 36 और 60, यानी इस डेट पर ये अमाउंट्स हैं आपके पास. ये आपका बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है किसका, कॉस्ट या रिवोल्यूशन का. इसमें से लेस करते हैं अक्यूम्ड डेप्शन तो आपको डब्ल्यूडी मिल जाएगी साल के स्टार्ट पर. नोट बनाने के लिए आपको आसानी दी गई है. Revaluation surplus related to office building at 1st January 2018 amounted to rupees 8.5 million. मतलब बिल्डिंग 8.5 से अपवर्ड रीवैल्यू हुई हुई है. यानी अगर आप इस 240 में से 8.5 निकाल देंगे तो आपको बिल्डिंग का एचसीए मिल जाएगा, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट. यानी अगर ये बिल्डिंग रिवैल्यूड ना होती तो इसका एचसीए क्या होता, क्योंकि जितना जितना आपके पास सरप्लस रखा हुआ है उतना ही आप अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से क्या है, जवाब दे, अपवर्ड है. ठीक है ना. तो 240 में से 8.5 माइनस करने का मतलब क्या है कि आपको एचसीए मिल जाएगा, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट. और अगर आप 8 मतलब अगर आप 240 को नीचे डाउनवर्ड लेकर आते हैं तो जितना इंपैक्ट 8.5 से नीचे जाएगा वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा. तो 1st जनवरी को आपकी पोजीशन क्या, उसने सारे आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया. On 1st September 2018, a new equipment was acquired by making payment of rupees 70 million to supplier, and old equipment was also given in exchange to the supplier. The fair values of the old and new equipment were assessed at 21 million and 93 million respectively. The old equipment had been acquired at a cost of rupees 40 million on 1st January. The cost incurred on installing the new equipment was 5 million. तो बात ये जनाब कि न्यू इक्विपमेंट ओल्ड इक्विपमेंट देके आपने न्यू इक्विपमेंट एक्वायर किया. पहली बात, दोनों इक्विपमेंट जो है उनकी दोनों की परफॉर्मेंस या क्वालिटी में क्या होगा, फर्क होगा. तो अब ये है कि आपने 70 मिलियन की पेमेंट दी है सप्लायर को और जो आपने इक्विपमेंट अपना ओल्ड सरेंडर किया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है. तो व्हाट इज द कॉस्ट, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू गिवन अप. तो 91 इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट. उसके ऊपर 5 मिलियन का क्या हुआ है बेटा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट क्या देगी 96. तो आपको 96 से दिखाना है एडिशन. अच्छा जी, 40 मिलियन का आपने माजी में कभी खरीदा था ओल्ड इक्विपमेंट, कब खरीदा था बेटा, 1 जुलाई को. तो जुलाई से हिसाब लगा लो आप कहां तक आ जाओ बेटा, 1 सितंबर 2018 तक. ठीक है जी. तो आप लगा लो कि जुलाई से 1 जुलाई से लेकर क्या कहते हैं जनाब, सितंबर से पहले आपके पास क्या है, अगस्त है. तो अगस्त तक की आप इसकी वर्कआउट कर लो क्या, डेप्रीसिएशन. ठीक है ना. इस साल मतलब अगस्त तक की डेप्शन चार्ज करो और जो सितंबर से लेकर अगस्त तक की डेप्शन बनती है, सॉरी क्या कहते हैं, जो जुलाई 2016 से लेकर 31 अगस्त तक की क्या बनती है, डेप्रीसिएशन बनती है, वो कहलाएगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन. तो इक्विपमेंट अकाउंट में आपको एडिशन भी दिखाना है बेटा और इक्विपमेंट अकाउंट में आपने डिस्पोजल भी दिखा देना है. उसके बाद on 1st January 2018, ML commenced construction of a manufacturing plant. The whole process of assembling and installation was completed on 31st October. मतलब इस डेट पे available for use हो गया. However, the work stopped from 16 to 31st August due to unexpected rains. The total cost rupees 660 million incurred on the plant was as under. मतलब ये पूरा amount capitalized, ये पूरा capital work in progress, ये तो capitalize हो गया होगा. The plant was financed through the bank loan of rupees 500 million obtained on 1st March. The loan carries markup of 18%. तो बड़ा सिंपल सा मामला है ना. आपने 500 मिलियन का लोन लिया, इसका मतलब क्या है, लोन का जो साइज है वो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, कम है. तो ये मानना पड़ेगा पूरा का पूरा लोन इस्तेमाल हुआ है इस क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए. और जो इससे अब अमाउंट रिक्वायर्ड था उसके बारे में अगर कोई मालूमात नहीं दी गई तो मत समझिए कि विदाउट बोरिंग कॉस्ट क्या हुआ, आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया, उसके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हुई. तो अब क्या करें, 500 मिलियन पर आप लगाएं 18% इंटरेस्ट. तो हिसाब लगाएं तो अगर आपका लोन अवेलेबल हुआ है 1 मार्च से लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है कब से, तो द एंटिटी इनकर्ड एक्सपेंडिचर बट द एंटिटी इनकर्ड बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम 1 मार्च. तो उसका मतलब क्या हुआ, जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है उस डेट पे आप बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे, आप उससे 2 महीने बाद बोरिंग कॉस्ट इनकर रहे. तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कब से शुरू होगी,
जनवरी से या मार्च से? मार्च से। मार्च से हिसाब लगा लो अक्टूबर तक का, मार्च टू अक्टूबर 8 महीने, 8 में से निकाल दो 15 दिन, 7.5 महीने। तो क्या करोगे आप, 500 मिलियन का निकाला 18%, मल्टीप्लाई किया किससे, 7.5 से, डिवाइड किससे कर दिया, 12 से, आपको मिल जाएगी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। जवाब दें। The surplus funds available from the loan were invested in a saving account and earned 17 million। 17 क्या करवा दो, उसमें से लेस करवा दो। अभी बताओ इंटरेस्ट का आंसर क्या आया, 30। तो 660 प्लस 39.25, क्विक, 660 प्लस 39.25, 660 प्लस 39.25, 699 पॉइंट माइनस 17, 680। इस पे ये एसेट क्या हुआ, कैपिटलाइज हुआ। इस पर वर्कआउट करो इसकी डेप्रीसिएशन, और अक्टूबर से दिसंबर जो भी टाइम बनता है, अगर ईयर एंड दिसंबर है तो आप क्या कर दो, 2 साल की चार्ज करो डेप्रीसिएशन। मतलब कोई लंबी चौड़ी बोरोइंग कॉस्ट की वर्क ही नहीं थी, ये पोर्शन सिर्फ डराने के लिए रखा था एग्जामिनर ने, देख के बंदा खौफ खाता है यार इस क्वेश्चन में मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। मतलब कोई एलोकेशन ऑफ फंड भी नहीं है। ओ भाई जब कोई जनरल बोरोइंग कॉस्ट नहीं है तो कोई एलोकेशन फंड भी नहीं है ना, बंदा क्या करे, होश के नाखून ले एग्जामिनेशन में और देखे कि क्या जनरल बोरिंग कॉस्ट निकालनी है। अगर जनरल बोरिंग कॉस्ट निकालनी है सर और इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है, तो फिर मुझे जरूरत है ना लंबी चौड़ी वर्किंग करने की। जब एग्जामिनर ने मुझसे इतना कुछ मांगा ही नहीं है, मुझे इतनी जहमत दी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये क्या है, आपको डराने के लिए रख दिया यहाँ पर उसने। क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या हुआ, हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है बेटा, अब आ जाओ कहां पर, On 31st December 2018, the revalued amount of the office building was assessed at rupees 178 million। मतलब ये साल के एंड पर रीवैल्यू कर रहा है बाय प्रिसाइज वैल्यूअर्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ये क्यों दे रहा है, ताकि वो आप नोट के अंदर सब नोट डाल दो, जो भी समझाया मैंने आपको। वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एट 31st December 2018 was estimated at 186 million। तो बेटा वैल्यू इन यूज का इस्तेमाल होता है इम्पेयरमेंट के लिए। अगर हमारी पॉलिसी साल के एंड पे रीवैल्यू करना, तो हम फेयर वैल्यू की बेस पे कर देंगे, उसको रीवैल्यू कर देंगे। रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। तो यार बड़ा सिंपल सा मामला हो गया। क्या मामला हो गया, देखो जरा, एक तवज्जो कर लो प्लीज, बात सुन लो। सबसे पहले बिल्डिंग के 240 वाले अमाउंट को डेप्रीशिएट करो। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। डेप्रीशिएट करने के बाद जो WDV आ जाए उसको पहुंचा दो कितने पर, 178 मिलियन पर। यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, देखो सुनो मेरी बात को, सुनो, बड़ा बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूं, टाइम जाया मत करना एग्जामिनेशन में, सोचना भी मत इसके ऊपर। अगर रीवैल्यूएशन परफॉर्म हो रही हो साल के, तो फेयर वैल्यू रिपोर्ट होगी कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, सीधा 170 रख दिया कहां पर, एसएफ, खत्म बात। इंपेयरमेंट हुई हो साल के एंड पर, तो इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद कैरिंग अमाउंट हमेशा रिकवेबल अमाउंट के उसी को उठा के रख दिया एसएफ पे, सोचना ही नहीं है हमने। अगर रिवैल्यूएशन कब हो रही है, साल के, फिर जाहिर सी बात है उसको डेप्रिशिएट करके नीचे लाना है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन परफॉर्म ही कब हो रही है, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही तुम्हारा रीवैल्यू होने के बाद कैरिंग अमाउंट। सोचो तो इस बात, तो इन तमाम बातों को सोचो भाई। उसके बाद अदर रेलेवेंट डिटेल्स क्या है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कितना बेटा, 20 साल लाइफ है, जवाब दो, स्टार लगा हुआ है। अब स्टार का मतलब क्या है, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, यानी सॉरी, रिमेनिंग लाइफ एट लास्ट डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। पिछले साल रीवैल्यू किया था, तो पिछले साल रीवैल्यू करते हुए लाइफ कितनी थी, 20 साल लास्ट, क्योंकि हम ईयर के एंड पे कर रहे हैं, तो ईयर के एंड पर रीवैल्यू करें तो ईयर के एंड पे 20 साल बाकी है, और वो 20 साल में ये वाला साल भी क्या है, शामिल। तो इस साल की डेप्शन चार्ज करो 20 से डिवाइड करके, किसको, 246 को। निकालो निकालो जल्दी करो, टाइम तब जाया करो, फुर्तियां दिखाओ यार, तुम जितना फुर्तियों में काम करोगे उतना काम ज्यादा होगा। देखो 240 डिवाइडेड बाय व्हाट, 240 डिवाइड बाय व्हाट, 20, 12 क्या है, डेप्शन। 12 से चार्ज करी डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया बेटा, 48। 48 पूरा रिमूव कर दिया,
240 माइनस 48 192 192 से अच्छा, और जाहिर सी बात है जो आपके पास 8.5 है, जरा इसको भी डिवाइड बाय 20 करो। 0.425 से आ रही है इंक्रीमेंटल, तो जरा 8.5 में से इसको माइनस कर दो। अब ये जो डेप्शन चार्ज हो गई उसके बाद आपके पास रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने के बाद इतना सरप्लस बचा हुआ है, कितना? सही है। अच्छा डब्ल्यूडीवी कितनी बताई आप लोगों ने अभी? 192। 192 से कहां आना है आपने बेटा? तो 192 माइनस 178, 14 से क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड। उसमें से 8 पॉइंट वो इंक्रीमेंटल डेप्शन निकालने के बाद 8 पॉइंट, इससे होगा सरप्लस रिवर्स, और बाकी अब जो डिफरेंस है 14 में से रहा है, इससे चार्ज होगा इंपेयरमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ख्याल है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? उसके बाद जनाब इक्विपमेंट के ऊपर मेथड कौन सा यूज करना है? रिड्यूसिंग। और मॉडल कौन सा है? कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नहीं यार क्या हुआ? ऑन करो बटन। नहीं यहाँ से कुछ नहीं, वहां से बंद हो गई लाइट, स्टैंड बाय चलाएगा मेरे पास। ठीक है जनाब, बताइए बेटा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या करना है? डेप्शन करना है स्ट्रेट लाइन। जवाब दो ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड पर। सही है। 15 इयर्स क्या है? लाइफ है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मॉडल यूज करना है। तो भाई अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट क्या निकाली, बताओ ना अभी यार। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट क्या निकाली भैया? 682 सरप्लस। गलत बात कर, पहले क्या था? माइनस 699 पॉइंट, तो 699 को डिवाइड करो किससे बेटा? 15 से। कर दिया डिवाइड 15, मल्टीप्लाई बाय कब अवेलेबल हुआ? अक्टूबर में या अक्टूबर के एंड में? तो नवंबर और दिसंबर है ना बेटा। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। समझ लो जो क्वेश्चन मैंने आपको शेर दिल वाला करवाया ना, शेर दिल उठा के रख दिया इसने यहाँ पर। और जो बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन हमने किया था वो वाला आज वाला, वो दोनों क्वेश्चन मिलाकर इसने ये वाला क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर ने। जो आज दो क्वेश्चन किए ना हमने, लेकिन उसमें क्योंकि बोरिंग कॉस्ट को इतना तवील डिस्कस नहीं किए, लेकिन डेट्स अक्टूबर वाला मामला, कंस्ट्रक्शन वाला मामला सारा उसने वही रखा है। ठीक है। हाँ बेटा, वो आप चार्ज करें, नोट बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, नोट बन जाना चाहिए। तो इसमें मांगा सिर्फ क्या है? नोट मांगा है यार, एसओएफ पे क्या मांगा है उसने? शर्म करो।
बेटा प्लीज बातें नहीं करो, जल्दी से देख लो उसको। बेटा ऑफिस इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट ऑफिस में इस्तेमाल होता है उसको ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। और क्या एक्सप्लेन करूं तुम्हें? Property plant equipment are disclosed in the draft financial statement of Apricot Pakistan Limited (APL) for the year ended 30th June 2018 include a plant having a carrying value of rupees 610 million. The performance of the plant has been deteriorating since last year, which affecting APL sales. मतलब प्लांट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, आज उसकी WDV है। तो समझ जाए तेरा मतलब, प्लांट अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो मतलब क्या, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। प्लांट खराबी हो गई है, प्लांट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। इकोनॉमिक, अच्छा ये कोरोना आने से क्या हो गया बेटा, ये भी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। आपकी सेल्स क्या हो गए, मुतासिर हो गई, आपके कैश इनफ्लोज क्या हो गए, मुतासिर हो गए। इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इकोनॉमिक का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये तमाम चीजें क्या है, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस हो जाए, ये भी क्या है, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। आपकी कंपनी की शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाए, ये भी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है ना? मतलब बीमारी ही क्या होती है, अलामतें होती हैं। जुकाम हो गया भाई, लग रहा है कि कुछ मसला हो गया, छींक आने लग गई, ठीक है। बिलाल को बैठे बैठे सर्दी लगना शुरू हो गई, हम बोलेंगे बोला मच्छर ने तो नहीं काटा ना, पेपर तो होने दो। ठीक है, तुम अभी से बिरयानी की फिक्र लगी। The following information estimates relate to the plant for the year ending 30th June 2019. Inflows from sale of product under existing condition of the plant. प्लांट मौजूदा कंडीशन में जो है वो आपको 250 मिलियन के इनफ्लोज जनरेट करके देगा। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, मतलब इस प्लांट को चलाने के लिए आपको फ्यूल, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, जवाब दो ना बेटा, लेबर, ये खर्च करना पड़ेगा। ये क्या आपका आउटफ्लो, सही है। डेप्रिसिएशन तो प्लांट की कॉस्ट का ही पार्ट है ना बेटा। जब एनपीवी निकालते हैं हम, तो एनपीवी जो कॉस्ट होती है, जो प्लांट की कॉस्ट डब्ल्यूडीवी है, उस डब्ल्यूडीवी तो डेप्रिशिएट करना है। तो हम कभी भी जब इसका वैल्यू इन यूज एस्टिमेट कर होंगे, उसके अंदर हम कभी भी डेप्रिशिएशन को काउंट नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30th जून, अक्रूवल्स, तो ये तो लायबिलिटी है। एक्सपेंस तो इनकर हो चुका है और उस एक्सपेंस को हमने ऑलरेडी 25 में काउंट कर लिया होगा। तो अगर ये अनपेड है तो अनपेड, तो इससे तो क्या होगा, लायबिलिटी सेटल होगी। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी कितनी, 60 मिलियन। एडिशनल इनफ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड, यानी अगर आप ये खर्चा कर देते हैं तो प्लांट अपग्रेड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस, इसका प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है बेटा, क्या होगी, प्लांट को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक तरह से, उसको कंसीडर करना है आपने। उसके बाद लिखा हुआ क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड। अभी हम कहां पर हैं, हम 30 जून 2019 के एंड पर है ना बेटा। तो ये क्या है, आपको पर ईयर इनफ्लोज दिए मैं, इसके जरिए आप क्या करो, एस्टिमेट करो आने वाले ईयर्स के इनफ्लोज, मतलब वैल्यू इन यूज आपने कैलकुलेट करना सीखनी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, the plant residual value after its remaining useful life of 3 years is estimated at 100 million. तो प्लांट की जो एस्टिमेट यूजफुल लाइफ वो कितनी है, 100 मिलियन है। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 100 मिलियन है। तो हम जानते हैं वैल्यू इन यूज के अंदर ना सिर्फ उसके चलने की वजह से प्लांट के ऑपरेट करने के जो इनफ्लोज आते हैं वो भी शामिल होते हैं, और एक आखिरी इनफ्लो जो कि रेजिडुअल वैल्यू होता है वो भी वैल्यू इन यूज का क्या होता है, पार्ट होता है। An offer has been received to buy the plant immediately for rupees, but APL has to incur the following cost. ये क्या है, fair market value, और ये क्या है, selling expense, cost of delivery to customer, yes, जवाब दें बेटा, legal cost 10 million, cost to
रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर, ये आपका क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, यानी इसका डिस्पोजल से कोई ताल्लुक नहीं है ना। प्लांट डिस्पोजल करने के लिए आपको ये कॉस्ट खर्च करनी है, कस्टमर तक पहुंचाना है और डॉक्यूमेंटेशन जो है। जवाब दें बेटा, टोटल कितना हो गया, 55 मिलियन। तो 570 माइनस 55, बोलो 515, ये क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ वैल्यू इन यूज एस्टीमेट, मतलब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है, बजटिंग दी हुई है, बजटिंग, और उसके जरिए क्या करना है आपने, वैल्यू इन यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आमतौर पे एग्जामिनर ये करना चाहिए, एग्जाम को आपको वैल्यू इन यूज देनी चाहिए, उसकी निकालनी होगी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग नौयत का है, इसमें हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखेंगे, और वो देखने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, वैल्यू इन यूज को भी खुद निकाल रहे होंगे कि पहले साल के एंड पे हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आती कि नहीं आती? बिल्कुल। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास क्या है, हम पहले तय कर ले हम कहां मौजूद है। हम मौजूद हैं 30 जून 2018 पर। जाहिर सी बात है, यहां तक के तो कैश इनफ्लोज हमारी जेब में आ चुके। मुस्तकबिल के कैश इनफ्लोज 19 और मजीद कितने साल, 3 साल। The plant's residual value after its remaining useful life of 3 years is, तो मतलब क्या हुआ, 19, 20 और 21। जवाब दो ना बेटा, 3 साल इसकी लाइफ है ना, 18 से काउंट करें तो क्या कहते हो? तो पहले हमें इनफ्लोज एस्टिमेट करने हैं। अभी जो बोल रहे हैं ना एडिशनल इनफ्लोज फ्रॉम अपग्रेड, तो ये आमतौर पे हम बोलते हैं कि हम इसके लिए क्या करते हैं, जो प्लांट जिस कंडीशन में है ना, हम उसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसके इनफ्लोज को एस्टिमेट करते हैं। ओवरहॉलिंग हम आमतौर पे कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो अब जो कंडीशन है उसको उसको कंसीडर कीजिए। तो पहले तो आप निकाल लीजिए इनफ्लोज। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में सीखने जा रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनफ्लोज फॉर वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इनफ्लोज नहीं होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू यूज कहलाएगी बेटा। तो वैल्यू इन यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एस्टिमेट निकाल रहे हैं। इस बात को समझ लीजिएगा बराए मेहरबानी। ठीक है, अच्छा जी, लाइफ कितनी है, 3 साल। तो मैं टाइमलाइन पे समझा दूं इस बात को, आपको क्या ख्याल है, टाइमलाइन ही बेहतर रहेगी ना यार। 1, 2 and 3। सही है। आज हम कहा मौजूद हैं, 30 जून 2018 पर। अगला साल एंड होगा 30 जून 2019 पर। ठीक है बेटा, उसके बाद बोलो 30 जून 2020, उसके बाद 30 जून 2021। ठीक है बेटा, तो हम यहां लिख रहे हैं इनफ्लोज। ठीक है, इनफ्लोज किसी एक साल के एस्टिमेट कर लें, फिर उसके बेस पर अब हम 15% से रिड्यूस करके उसको निकाल सकते हैं। तो इनफ्लोज, हाँ भाई, बेसिक इनफ्लो कितना है बेटा, 250। सही है। आउटफ्लोज, ठीक है, आउटफ्लोज क्या है आपके पास, ऑपरेशनल कॉस्ट है ना। कितनी बेटा, 25। उसके बाद बेटा, हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट।
टैक्स नहीं आएगा बेटा, प्री टैक्स इनफ्लो। ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो पता क्या होगा। अगर सवाल आया एमसीक्यूज में तो फॉर वैल्यू इन यूज वी यूज व्हाट, प्री टैक्स इनफ्लोज, प्री टैक्स इनफ्लोज, ठीक है ना। क्या आंसर आया बेटा? बेटा ये वही वाली एग्जांपल है करीम वाली। करीम की गाड़ी खरीद ली है तो जो रेंट कमा के देगा वो बेसिक इनफ्लो है। उस रेंट को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्यूल डलवाना पड़ेगा, रिपेयर एंड इंटरनेट वगैरह। मैंने एग्जांपल दी हुई है, वही एग्जांपल रिपीट हो रही है अगर तुम लोग रिकॉल कर लो तो। 250 माइनस 25 माइनस 15 210, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला जो यहां पर इनफ्लो होगा ना वो इससे 15% क्या है, कम है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ बेटा, तो 210 का निकालो बेटा 0.85, 15% कम कर दो ना, कितना बना आंसर 170। और वो इससे भी मजीद 15% कम है। जवाब दो बेटा। या 210 को मल्टीप्लाई करो 0.85 की पावर 2 से, या 178.5 का 15% रिड्यूस कर लो, बात एक ही है। ठीक है बेटा। 178.5 का 0.85 कितना बना बेटा, 151.725। अच्छा जी। और आपको स्क्रैप रेडिट वैल्यू कितनी मिलेगी, 100। तो आपका आखिरी इनफ्लो जो है इसको मिलाकर है। लास्ट ईयर में आपको ये भी मिलेगा और 100 भी मिलेगा ना उसको बेचकर। जवाब दो। 250, 251.725। जवाब दो। सही है। अच्छा जनाब, अब क्या करें उसके बाद, डिस्काउंट कर लें इसको ताकि इसकी मिल जाए प्रेजेंट, और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इन यूज बोलेंगे। डिस्काउंटिंग कर लेंगे इसकी। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है उसने हमें। हाँ बेटा, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज व्हाट, 9%। ठीक है बेटा। तो आज की डेट पे उसने हमें दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट, तो पहले निकालना है हमें रिकवरेबल अमाउंट। तो उसके लिए हम निकालने जा रहे हैं वैल्यू इन यूज। ठीक है जी, हमने ऊपर वर्किंग कर ली, अब ये बेसिकली प्योरली वर्किंग है हमारी। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ लिखी हमने डेट, या मेंशन किया हमने ईयर। या कैश आउट कहते हैं कैश फ्लोज, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो मैच होगा ना, कैश फ्लोज। ठीक है जी। डिस्काउंट फैक्टर, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की। डिस्काउंट फैक्टर क्या निकाला बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। हाँ भाई, कैश फ्लोज क्विक बेटा। 30 जून 2019, 30 जून 2020 और 30 जून 2021। ठीक है। तो 210 का कैश इनफ्लो है, 178.5 का कैश इनफ्लो है नेट,
और रेजिडुअल वैल्यू मिलाकर 251 पॉइंट, ठीक है बेटा। डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा 1.09 की पावर -1, 1.09 की पावर -2 और 1.09 की पावर -3। आंसर बताओ इनके बेटा। 190, 2.6, 150.24, 194.38, 5, 37 पॉइंट, ठीक है जी। ये मिल जाएगी आपको वैल्यू इन यूज। अब आप निकाल लो क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी, फेयर वैल्यू बताओ 570, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 55। क्या आंसर आया? तो हायर वैल्यू कौन सी है? हायर वैल्यू कौन सी है? वैल्यू इन यूज। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब ये नहीं कि जैसे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपकी जेब से क्या कुछ खर्च होगा बेटा। 5 क्या था? 5 15। ठीक है बेटा। तो अब 537.22 और 515 में से जो क्या होगा हायर होगा बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा आप मुझे, मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। कैरिंग अमाउंट बताओ, एसेट का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है आपको। कैरिंग अमाउंट अब ये तो आसान कर दिया ना, वरना क्या होगा, आपको कॉस्ट दी होगी, डेप्शन चार्ज करके आपको यहाँ वाले कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना होगा और कैरिंग अमाउंट से मैच करना होगा फिर क्या, रिकवरेबल अमाउंट। और इम्पेयरमेंट टेस्ट कब परफॉर्म होता है? ईयर के एंड पर आमतौर पर, ठीक है ना। तो कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है ईयर के एंड पर आफ्टर, और ये ऑब्वियसली इस साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद होना चाहिए। कितना दिया हुआ है? 610। तो अगर 610 कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, लेस करना है इसमें से क्या बेटा, रिकवरेबल अमाउंट, जिसकी वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके। बस खाली हमें यहाँ दो चीजें बतानी है एग्जामिनर को। हायर ऑफ व्हाट? वैल्यू इन यूज। कितना आया था बेटा? 637। और नंबर 2 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कितना? 550, 515, 515। तो बताओ जरा, लो हायर क्या इनमें से? 537.22 ये हायर हो गया, इसको मैच किया, जवाब दे 72 पॉइंट। अब सोचना ही मत, मतलब पेपर में अगर आपको दिखानी हो इसकी डब्ल्यूडीवी कहां पर, एसओएफपी में, तो जो रिकवेबल अमाउंट है इम्पेयरमेंट चार्ज होने के बाद वही डब्ल्यूडीवी होती है। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की? 537.22 ही इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद क्या बन जानी है? डब्ल्यूडीवी बन जानी है। सीधा रख दो कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इम्पेयरमेंट कितने से आ रही है? 72 पॉइंट। अब तुम 610 में से 72.7 निकाल के देख लो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा। इसकी एंट्री क्या बनी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट
लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस को लॉस डेबिट करने से पहले मालूम कर लो कि इसका कहीं सरप्लस तो मौजूद, तो पहले सरप्लस है तो सरप्लस रिवर्स करो, जवाब दो बेटा। और सरप्लस खत्म हो जाए तो फिर बाकी लॉस कहाँ चार्ज करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस डेबिट करने से पहले पहले सोच लो कि क्या ये एसिड रीवैल्यूड तो नहीं था। अगर ये एसिड रीवैल्यूड था तो पहले इसका इंपैक्ट जाएगा किसके अगेंस्ट, सरप्लस के अगेंस्ट, और सरप्लस खत्म होने के बाद बाकी इंपैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment credit। $72.78 से 72.78 से, तो ये आपका इम्पेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, रिवाइज हो गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी आ गई, और वैल्यू इन यूज का एस्टीमेट भी आ गया, फिर प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया। ठीक है,